हेलो एवरीवन। इस सेशन में प्रैक्टिस करने वाले हैं कॉस्ट शीट के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। आपका जो नया एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्टिंग के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए वो है कॉस्ट शीट। आप श्योरली आपके एग्जामिनेशन में कॉस्ट शीट के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखने वाले हैं या फिर कोई अच्छा लेवल का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इस सेशन के अंदर हम कॉस्ट शीट को पहले समझेंगे, एक रिविजन करेंगे और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। कॉस्ट शीट का पर्पस क्या है? अगर देखो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप जानना चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने में आपकी कॉस्ट कितनी लगी। कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप शूज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली बता सकेंगे उसमें कितना लेदर लगा है, कितना क्लॉथ लगा है, कितना लेबर का आवर लगा है। अगर आपने लेबर को बिठा रखा है, हैंडमेड शूज है तो कितना उन्होंने आवर स्पेंड करा है, उनको कितनी पेमेंट वगैरह करनी है। तो कुछ कॉस्ट डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, बट काफी सारी कॉस्ट ऐसी भी है जो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते प्रोडक्शन से। फॉर एग्जाम्पल आप फैक्ट्री का रेंट दे रहे हैं, आप अपने एक ऑफिस का रेंट दे रहे हैं, ढेर सारी ऐसी कॉस्ट है जो आप डायरेक्टली प्रोडक्शन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उस केस के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं उस शूज की कॉस्ट के अंदर बाकी सारी कॉस्ट जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है उनको लेकर जाना पड़ेगा, ताकि आप एक डिसीजन ले सके कि आपको अल्टीमेटली इस शू को कितने रुपए का बेचना है, तभी तो प्रॉफिट वगैरह कमाएंगे ना। इसीलिए कॉस्ट शीट बनाई जाती है। ढेर सारी ऐसी कॉस्ट होती है जो कॉस्ट शीट में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपने कोई बैंक का लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट दिया, तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आपकी क्या कहते हैं शूज की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट के अंदर? तो वो नहीं जा सकता। ऐसे ही अगर आपने कोई डोनेशंस वगैरह दे दिए तो वो भी कॉस्टिंग में नहीं जाएगा। ढेर सारे और एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, काफी सारे एक्सपेंसेस को आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट में लेकर नहीं जा सकते। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आपको एग्जांपल्स के साथ। चलिए पहले हम देखते हैं कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सबसे पहली कॉस्ट आती है डायरेक्ट नेचर की, जिसको आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर लेबर की कॉस्ट आ गई, आपने लेबर को कितना पैसा दिया एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने का, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई रॉयल्टी की वगैरह की पेमेंट कर रहे हैं, आपने नाइकी के प्रोडक्ट्स बनाए, कुछ आपने रॉयल्टी की पेमेंट करी तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऐसे ही मटेरियल कितना लगा। अब मटेरियल के अंदर जिस मटेरियल को आप यूज करते हैं वह कितना मटेरियल आपने कंज्यूम करा। फॉर एग्जाम्पल आप 1 करोड़ रुपए का मटेरियल परचेज करके लेकर आए और एट द एंड आप कॉस्ट शीट बना रहे हैं। एट द एंड आपने 20 लाख रुपीज का मटेरियल को सेव कर लिया, वो है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इस केस के अंदर जो मटेरियल आपने कंज्यूम करा वही तो कॉस्टिंग में जाना चाहिए ना। तो इस केस में 1 करोड़ का मटेरियल परचेज करा, 20 लाख का क्लोजिंग स्टॉक बचा लिया, तो 80 लाख रुपीज का मटेरियल आपने कंज्यूम कर दिया जो कि कॉस्ट शीट में जाएगा। अगर हम कंजम्पशन की बात करते हो कैसे निकाला जाता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है प्लस कुछ परचेजेस करी गई, इसमें से लेस कर देंगे जितना हमने बचा लिया जो कि क्लोजिंग स्टॉक है, इससे हमारा कंजम्पशन का पार्ट निकल कर आता है। तो अगर आपको परचेजेस दे रखे हैं तो आइडेंटिफाई करेंगे, आप कंप्यूट करेंगे कि कंज्यूम कितना हुआ, कंजम्पशन कितना है। ओके जी, ये जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल कॉस्ट है इनको क्यूमुलेटिवली बोला जाता है प्राइम कॉस्ट, प्राइम नेचर की कॉस्ट है। अगर आपको कुछ मैन्युफैक्चर करना है तो ये कॉस्ट आप मान के ही चलो लगनी ही लगनी है, ठीक है। इसके बाद आपका खर्चा आता है फैक्ट्री का। जो फैक्ट्री के अदर कॉस्ट है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है, आप उसको भी प्रोडक्शन की कॉस्ट में लेके जाएंगे। जैसे कि फैक्ट्री के ओवरहेड्स, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर का बिल, आपका रेंट, वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। ये फैक्ट्री के खर्चे हैं। इसको ऐड करने के बाद आप निकलते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद जो भी आपके वर्क इन प्रोग्रेस बना रखा है उसको आप उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को आप ऐड करेंगे, लेस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस आपका फैक्ट्री में ही रहता है। इसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को हटाने के बाद आपका निकल कर आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर नेट वर्क्स कॉस्ट। आपका इतना खर्चा हो गया, इसके अंदर आपने एडजस्टमेंट कर दिया वर्क इन प्रोग्रेस की, बोला इसको हम एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर, अभी हमने इसको हटा दिया, लेस कर दिया क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को, इसके ऊपर अगले साल काम होगा इसलिए इसको यहाँ पे हटा दिया। अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो उसको ऐड इसलिए किया इस बार क्योंकि ये पिछली बार बन चुका है, इसके ऊपर आगे वर्किंग होने वाले इस साल के अंदर, इसलिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करा जाता है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को लेस कर दिया जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर नेट फैक्ट्री की कॉस्ट निकल कर आती है। अब आपके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स होते हैं। ये एडमिन ओवरहेड्स काफी डिबेटेबल है। यहाँ पर फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन में काम नहीं चल रहा, बट कहीं ना कहीं एडमिन का काम चल रहा है जो कि फैक्ट्री से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई ऐसा बंदा है, अगर आपका कोई सुपरवाइजर वगैरह है जो प्रोडक्शन में ऐसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है
बट कहीं ना कहीं एडमिन का काम कर रहा है, सिक्योरिटी पर्सनल है, सिक्योरिटी पर्सनल आपका प्रोडक्शन में काम नहीं कर रहा वो, बट फिर भी फैक्ट्री के बाहर खड़ा होकर देख रहा है कि सब सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड्स है, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चे। तो ये बट फिर भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जो आपका सिक्योरिटी गार्ड बैठा है वो प्रोडक्शन की फैक्ट्री के बाहर ही खड़ा है, प्रोडक्शन में काम नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं एडमिन का काम कर रहा है प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो इसको आप ऐड करेंगे आपकी जो भी आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग में आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट। ये ऑर्डर ही आपको याद करना है, ऑर्डर ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद निकल कर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर आप बात को रोक देते हैं, आप बोलोगे ये सारी की सारी कॉस्ट को ऐड करने के बाद जिसमें एडमिन ओवरहेड्स आएंगे जो प्रोडक्शन के रिलेटेड है, इसको निकालने के बाद आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आएगा। याद करें जब आप यूनिट कॉस्ट वगैरह निकालते हैं तो उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही लिया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही लिया जाता है, इतना आपका खर्चा हुआ प्रोडक्शन को करने में। इसके बाद निकल कर आता है कि कितना आपने ऐसे गुड्स को बेचा उनकी कॉस्टिंग। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो हमने पूरा का पूरा कॉस्ट निकाल दिया, जो हमने पूरे साल फैक्ट्री चलाया जितना प्रोडक्शन करा उसकी कॉस्ट निकल कर आ गई। फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ रुपीस, 2 करोड़ रुपीस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, पूरे साल फैक्ट्री रन करी, ऊपर के सारे खर्चे ऐड करे, 2 करोड़ रुपए हमारा लग गया। अब कोई हमसे पूछता है ठीक है जी प्रोडक्शन तो आपने करा, बात ठीक है वो, बट आपने कितने गुड्स बेच दिए, इनमें से कितने गुड्स बेच दिए? तो इसके अंदर निकल के जो टर्म आती है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने प्रोडक्शन करा 2 करोड़ का, अगर इसमें से फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपीस के फिनिश गुड्स अभी रह गए हैं, जो प्रोडक्शन करा ठीक है 2 करोड़ का मैंने माल बना दिया, बट कुछ रह भी तो सकता है ना, 40 लाख का माल रह गया। तो इस केस के अंदर जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 1.6 CR, 1.6 CR। ठीक है जी। अगर इसको हम दूसरे तरीके से बोले, मतलब एक और एडजस्टमेंट ले, अगर आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करा 2 करोड़ रुपीस का, या आपने इस बार प्रोडक्ट्स को बनाया, आपने पिछले साल कुछ प्रोडक्ट्स को बना रखा था जो अभी बिके नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कितने 40 लाख के पिछली बार के गुड्स हैं जो आपने मैन्युफैक्चर कर रखे थे बट बिके नहीं है, तो टोटल आपके पास प्रोडक्शन का स्टॉक है 2 करोड़ 40 लाख का, जिसमें 2 करोड़ आपने इस साल बनाया, 40 लाख पिछले साल का है, और इस बार आपके पास क्लोजिंग स्टॉक रह गया 60 लाख रुपीस का। तो उस केस के अंदर जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो है 1.8 CR। 2 करोड़ का प्रोडक्शन किया, 40 लाख पिछले ईयर के बचे हुए हैं, ये टोटल गुड्स है, टोटल प्रोडक्शन है, इसमें से कितना बच गया 60 लाख का बच गया। तो मतलब मैंने कितने कॉस्ट के गुड्स को बेच दिया वो है 1.8 CR। इसके अंदर भी उसी तरीके से आता है, ओपनिंग आपके पास कितना स्टॉक है प्लस इस बार आपने कितना बनाया प्रोडक्शन करा, लेस आपने कितना क्लोजिंग बचा लिया। ठीक है जी। अब इसके बाद और भी खर्चे आते हैं। अब ये खर्चे सेल्स के रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो यहां पर क्या आ गया आपका सेलिंग ओवरहेड्स, मार्केटिंग के ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स, आपने कुछ क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट वगैरह करवाई बेचने के लिए, तो सारे के सारे खर्चे यहाँ पर आ जाते हैं। इसके साथ साथ एडमिन ओवरहेड्स जो जनरल है, फॉर एग्जांपल आपकी HR बैठी है गुड़गांव के ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री है मानेसर में, तो जो आपकी HR बैठी है गुड़गांव के ऑफिस में वो भी तो एक ओवरहेड है, एडमिन का ओवरहेड है, बट ये प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं है, उसने प्रोडक्शन में कुछ नहीं करा, उसने बस लोगों को हायर करा और फायर करा। तो इस केस के अंदर जो उस HR का खर्चा आ रहा है वो खर्चा है एडमिन का, बट वो जनरल नेचर का है, इसलिए उसको ऐड करा गया बाद में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल दिया उसके बाद हमने ऐड करा, और इनको ऐड करने के बाद जो लास्ट की फिगर ऐड करने के बाद वर्ड आता है, जो फिगर आती है वो आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स की, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमने जो सेल्स कर दी उस सेल्स को करने में कितनी कॉस्ट लगी, जो हमने सेल करी है एंड में जो हमने सेल कर दी उसको करने में हमारी कितनी कॉस्ट लगी है। ठीक है जी, ओके जी। तो ये हमारी कॉस्ट शीट है, इसको हम बहुत टाइम लगा के पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उससे पहले कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हैं जो आपकी कॉस्टिंग कॉस्ट शीट में नहीं आते। क्या है, जैसे अगर कोई इनकम टैक्स दे रहा है, डिविडेंड्स की पेमेंट हो रही है, आप शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, कोई प्रीमियम दे रहे हैं, कोई कैपिटल लॉस हो गया, आपने कोई मशीनरी को बेचा लॉस हो गया, तो कॉस्ट शीट में थोड़ा ना आएगा। दिमाग लगाओ, हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अगर हमारे को मशीनरी को बेच के कुछ लॉस हो गया तो क्या मेरे गुड्स की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी? नहीं होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ही हमने कोई इंटरेस्ट दिया है, बैंक का इंटरेस्ट दिया है, वो भी नहीं आएगा, डोनेशन दिया है वो भी नहीं आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी वो भी नहीं आएगा, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, कमीशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर, अंडर राइटिंग कमीशन है, राइटिंग ऑफ गुडविल है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, आपको बैड डेट्स हो गए या फिर बैड डेट्स रिकवर हो गए,
अगर आपको किसी ने पैसा नहीं दिया तो ऐसा नहीं है कि आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आपने कोई रिजर्व्स में ट्रांसफर किया, प्रॉफिट्स का अप्रोप्रिएशन किया, प्रीमियम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, या फिर कोई भी पर्सनल नेचर के एक्सपेंस है ओनर के। ओके जी, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन को, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम करे गए 26,500 के, क्लोजिंग स्टॉक है 4,500 का, ओपनिंग स्टॉक है 3,000 का। देखो, इसको हम सीधा समझेंगे पहले लॉजिक से, ठीक है ना। फॉर्मूला की तरफ नहीं जाना आपको, सीधा आप ओपनिंग क्लोजिंग को देखो। देखो, ओपनिंग स्टॉक है 3,000 का और क्लोजिंग स्टॉक है 4,500 का। तो कहीं ना कहीं आप समझो, जो कंजम्पशन है, मैंने जो परचेज करी है उसमें जो कंजम्पशन है वो कम होगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? जो ओपनिंग स्टॉक है 3,000 सा, इससे क्लोजिंग स्टॉक 1,500 से बढ़ गया है। इसका मतलब है जितना मैंने परचेज करा है उसमें से 1,500 लेस का मैंने कंज्यूम करा है। यही तो मतलब है, मैंने परचेज जितने का भी करा उसमें से 1,500 लेस का मैंने कंजम्पशन करा है, तभी तो बढ़ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1,500 से। इस केस में हमें मेरे को दे रखा है कि आपने जो रॉ मटेरियल कंज्यूम करा है वो 26,500 का है, तो ऑब्वियसली जो मैंने परचेजेस करोगे वो 28,000 के होंगे। अगर हम इसको फॉर्मूले के थ्रू करें तो क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू मेरा कंजम्पशन। तो कंजम्पशन दे रखे 26,500, ओपनिंग मेरा कितना है 4,500 का, प्लस परचेजेस तो मेरे को फिगर निकालनी है, लेस क्लोजिंग हो गया कितने का? क्लोजिंग है मेरा 3,000 का, क्लोजिंग है 4,500 का, सॉरी ओपनिंग था 3,000 का, यहाँ पे 3,000 आएगा और क्लोजिंग है मेरा 4,500 का। अगर परचेजेस की बात करें तो ये इधर चला जाएगा, ये कितना हो गया? 31,000 लेस 3,000, 28,000, जो कि हमने यहाँ पे बिना ये फॉर्मूले को यूज करे निकाल लिया था। ठीक है जी, ओके। अगला क्वेश्चन आता है, प्राइम कॉस्ट दे रखी है आपको, डायरेक्ट कॉस्ट दे रखी है, डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन की बात करें तो कहाँ पे जाना चाहिए? या डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की होगी, प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में होगी, तो उस केस के अंदर देखो मेजोरिटी जो डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे वो फैक्ट्री का ही होगा, ठीक है। इस केस के अंदर ये कहाँ पे जाना चाहिए? ये मेरा फैक्ट्री के ओवरहेड्स में जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे फैक्ट्री का रेंट भी दे रखा है, ये भी एक फैक्ट्री का ओवरहेड है। वो बोल रहा है कि फैक्ट्री रेंट इज 200% ऑफ डेप्रिसिएशन, फाइंड आउट द फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर क्या क्या जाएगा? प्राइम कॉस्ट तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है जी, इजी है, इसको लिख देते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन 1,500, प्लस फैक्ट्री रेंट की बात करें 3,000, इजी दे रखा है, कुछ भी नहीं, सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 34, 35, 38,000, कुछ है ही नहीं, ठीक है जी। आपको डायरेक्टली अगर आपको ये वाला फॉर्मेट याद है तो इजीली आप इसको कंप्यूट कर लेंगे। मोटा मोटी बात है, आपसे कोई भी एक फिगर पूछ लेगा यहाँ पे, इनमें से कौन सी इसमें इंक्लूड करनी है, कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड करना है या फिर एक्सक्लूड करना है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है, एंड वाली सेल्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखी है, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है 600, डिस्काउंट ऑन सेल्स है 50% ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें समझ में आता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें पीछे जाना है, तो 3,7,416 है। इसके अंदर अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे जाना है, पहले जाना है, तो ऐड करना पड़ेगा ना जो भी हमारे एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स के खर्चे हैं। अब यहाँ पे देखो डिस्काउंट ऑन सेल्स दे रखा है, क्या डिस्काउंट ऑन सेल्स से आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है? तो आंसर तो देखो नहीं है, डिस्काउंट, सेल्स पे डिस्काउंट देने से हमारी कॉस्टिंग तो नहीं बढ़ जाती। तो क्या करा जाए इसके अंदर? इसका तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो ICMAI, उसके मटेरियल में इसको एक कॉस्ट माना गया है, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड करा गया है। तो आपके एग्जामिनेशन में जैसे कि डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अगर यही क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके अंदर कितना होगा? 300 रुपीज हो गया, तो आप इसको मतलब ऐड नहीं करना, हमें तो लेस करना है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे जाना है। पहले COGS आता है, उसके बाद हम ऐड करते हैं आपका मार्केटिंग, सेलिंग, सारे के सारे जो खर्चे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं, उसके बाद आता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे जाना है तो इधर बीच के सारे खर्चों को हमें लेस करना पड़ेगा। तो इन दोनों को अगर हम लेस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 36,516 हो जाएगा, 36,516। ओके जी, ओके। तो इसको आप याद करेंगे, इस केस के अंदर अगर आपको ये क्वेश्चन दिखता है एग्जामिनेशन में, तो डिस्काउंट ऑफ सेल को भी आपको लेस करना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है आपको 3,95,000 की,
याद करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर प्राइम कॉस्ट आता है, जो फैक्ट्री के खर्चे वो भी आ गए, ठीक है। फाइंड ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स कॉस्ट विच इज 7.315% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो कुछ भी नहीं यार, ये तो ऐसे दे रखा है, बेकार क्वेश्चन है। 3,95,000 इंटू 7.315%, ये कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आपको टिक करके आना है। आपको लग रहा है इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन तो है, बट ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है, ग्रॉस के अंदर मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट नहीं है। फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है, गुड क्वेश्चन, मतलब इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो वर्क इन प्रोग्रेस का ही है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है 8,000 का, कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस निकालो। अब हम सीधा इसको देखते हैं, देखो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है 58,000 की और नेट फैक्ट्री कॉस्ट है 54,000 की। इसका यही मतलब है कि जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बचाया गया है वो ज्यादा है, तभी तो ये लेस हो रहा है, तभी तो ग्रॉस कॉस्ट से कम कॉस्ट आ रही है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस काफी बचा है। तो इस केस के अंदर अगर बात करें तो लेस 4,000 होना चाहिए, लेस 4,000 होना चाहिए। वर्क ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है 4,000 का, इसमें सीधा ऐड कर दो 4,000, 8,000 का दे रखा है ना, 4,000 ऐड कर दो, तो मतलब आपका क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होना चाहिए 12,000 का, तभी ये वाली फिगर मैच करेगी आपकी। आपका जो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है 58,000 की, इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग, ओपनिंग कितना वर्क इन प्रोग्रेस 8,000, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो कि है 12,000, इसका जो नेट आएगा वो आएगा 54,000, जो कि मैच कर रहा है, इजीली मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम कॉस्ट दे रखी है 41,000 की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है, स्किल्ड लेबर है 6,000 की, अनस्किल्ड लेबर है 2,000 की, ठीक है जी। प्राइम कॉस्ट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है लेबर, डायरेक्ट नेचर की लेबर दे रखी है, वापस से ऐड मत कर देना, ठीक है। वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड, वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड इंक्लूडेड नहीं है, ओवरहेड्स इंक्लूडेड नहीं होते, ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं, जो कि है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितनी है 6,000 प्लस 2,000 8,000 की, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट तो मैं लिख ही देता हूँ, कुछ क्वेश्चन मांग रहा है वर्क्स कॉस्ट, तो प्राइम कॉस्ट से तो बात आगे बढ़ेगी ना, तो 41,000 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद मेरा फैक्ट्री के ओवरहेड्स, फैक्ट्री के ओवरहेड्स आएंगे, जो कि कितने हैं, कह रहे हैं 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 6,000 प्लस 2,000 ये 8,000 हो गया, 8,000 ऐड कर दो। उसके बाद कह रहा है आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स भी दे रखे हैं, जो कि 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस के 60%, जो कि 8,000 का 60% 4,800 है, 4,800 है। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप कह रहा है 1,800। देखो आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर आपने कुछ मैन्युफैक्चर करा, कुछ स्क्रैप रह गया, तो आप उसको बताते कैसे हैं कि मैंने मैन्युफैक्चर तो किया, अगर कुछ स्क्रैप की सेल आ गया, मैं स्क्रैप का सेल कर दिया, पैसा आ गया, तो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम कर देते हैं। आप कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्शन करा 10 करोड़ रुपए का आपका कॉस्ट लग गया प्रोडक्शन में, बट आपका ढेर सारा इसमें स्क्रैप निकला, मेटल के बड़े सारे पीसेस वगैरह निकल गए, तो आप जब इसको मार्केट में बेचेंगे उसको भी पैसे मिल गए अच्छे खासे, 1 करोड़ रुपए मिल गए, तो आप क्या बोलोगे प्रोडक्शन में कितना पैसा लगा, आप बोलोगे 9 करोड़ रुपए। आप पहले से अकाउंट फॉर करके चल रहे हो, आपको पता है प्रोडक्शन करोगे ढेर सारा स्क्रैप निकलेगा, उसको मैं बेच दूंगा, और कहीं ना कहीं जो मेरा नेट प्रोडक्शन का कॉस्ट आएगा वो 9 CR ही आएगा। तो इस केस के अंदर आपने जो स्क्रैप रिसीव किया, स्क्रैप को बेचा, पैसे रिसीव करे, उसको आप लेस कर देंगे वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए, सेम बात है, तो इसको लेस कर देंगे जी 1,800, 1,800। तो नेट क्या आएगा आपका, नेट वर्क्स कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट क्या आएगा आपका 41 प्लस 8 प्लस 40 4,800, इसमें से 1,800 गए तो 3,000 रह गए, 3,000 3,000 8,000 11 11 एंड 51 41 आपका 52,000 हो गया, तो 52,000 रुपीज का आपका वर्क्स कॉस्ट आएगा, 52,000 का वर्क्स कॉस्ट, 52,000 का वर्क्स कॉस्ट, ठीक है जी, 52,000 का वर्क्स कॉस्ट, जो कि फैक्ट्री कॉस्ट हम सेम बात बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेस व्हिच वुड बी डिसरिगार्डेड इन एस्टिमेटिंग कॉस्ट। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस दे रखे 2,500 का, बैड डेट हो रखे हैं 200 के, डिस्काउंट अलाउड दे रखा है 300 का, बैंक चार्जेस दे रखे हैं 100 रुपीज के, डोनेशन दे रखे हैं 1,500 रुपीज के। देखा जाए रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, ये तो आपका अगर फैक्ट्री का रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस है तो ये फैक्ट्री कॉस्ट में जाएगा, तो इसको तो इग्नोर नहीं करेंगे। बैड डेट को हम इग्नोर करेंगे, 200 का ये इग्नोर होगा। डिस्काउंट अलाउड, देखो हम इग्नोर होना चाहिए, बट ऊपर के क्वेश्चन में एक जगह इंक्लूड करा गया था ना डिस्काउंट वाला पार्ट को, डिस्काउंट वाले पार्ट को इंक्लूड करा गया था एक क्वेश्चन के अंदर। कहां पर है डिस्काउंट वाला पार्ट, डिस्काउंट वाला पार्ट कहां पर है,
कहीं ना कहीं तो था डिस्काउंट वाला पार्ट यार, हमने क्वेश्चन करा ना डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट ऑन सेल्स देखो यहाँ पे दे रखा है जिसमें हमने इंक्लूड करा था। अगर यहाँ की बात करें तो आपको जो ICMAI के जो मटेरियल है उसके अंदर बोला इसको डिसरिगार्ड ही करेंगे, इसको डिसरिगार्ड ही करेंगे। तो आप सभी को मतलब मैं बोलूंगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट का जो मटेरियल है उसमें कुछ गलत भी है, बट उसको गो थ्रू कर ले। एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है, तो आपको मेरी बात नहीं माननी, जो मैं बोल रहा हूँ सही है या फिर गलत है। आपको जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के मटेरियल में इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको वही मानना है। जैसे इस केस के अंदर आपको बैड डेट को कंसिडर नहीं करना, आपको डिस्काउंट अलाउड को कंसिडर नहीं करना 300, आपको बैंक चार्जेस को कंसिडर नहीं करना 100 का, आपको डोनेशन को कंसिडर नहीं करना 1500 का। आपका जो ICMAI का मटेरियल है उसके अंदर 100 को इग्नोर करा, मतलब उन्होंने कंसिडर करा हुआ है कि बैंक चार्जेस को हम इंक्लूड करेंगे कॉस्ट शीट के अंदर, जो कि गलत है, बट उन्होंने दिखा रखा है। सेम चीज देखो उनके मटेरियल में कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। उन्होंने जो लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए जिसको आपको कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करना, खुद ही लिखा हुआ है कि बैंक का इंटरेस्ट, बैंक के चार्जेस नहीं आएंगे, बट अपने एक क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ऐसा ये अजम्पशन नहीं ली, कह रहे कि बैंक चार्जेस जो है आप उसको कॉस्ट शीट में ले जाओ। ठीक है जी। उन्होंने डिसरिगार्ड की जो बात करी है वो सिर्फ बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड और डोनेशन की करी है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको याद करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के मटेरियल को देख के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इफ प्राइम कॉस्ट है 50,000, डायरेक्ट लेबर है 70%। अगर देखो लेबर 70% है तो बैलेंस जो 30% है वो आपका मटेरियल होगा। प्राइम कॉस्ट है 50,000 की, इसका 30% होगा मटेरियल जो कि है 15,000। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 80,000, डायरेक्ट लेबर इज 60,000, फैक्ट्री ओवरहेड 90,000, बिगिनिंग गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस 15,000। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स आपने मैन्युफैक्चर करे वो है 2,45,000। व्हाट इज द कॉस्ट असाइन टू द एंडिंग गुड्स इन प्रोग्रेस। ठीक है जी, ऐड करते हैं। हमारा मटेरियल ऐड हो गया 80,000 का, लेबर ऐड होगी 60,000 की, प्राइम कॉस्ट निकल कर आ गई 1,40,000। 1,40,000 के बाद फैक्ट्री ओवरहेड है 90,000 के, इसको भी ऐड कर दिया। इसके बाद हमारी ग्रॉस आ गई ना, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकल कर आ गई 2,30,000 की। इसके बाद हम ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो कि है 15,000 का। इसके बाद हम लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो कि फिगर ढूंढनी हमें। इसके बाद आपका आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट जो कि है 2,45,000। तो कहीं ना कहीं आप इन दोनों को ऐड करें, 230 प्लस 15 245, लेस कितना करेंगे कि 245 आ जाए, तो जीरो करेंगे। मतलब इस केस के अंदर जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो जीरो है, जीरो है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेटा दे रखा है, फिनिश गुड्स है, ओपनिंग इन्वेंट्री है 30,000 की, फिनिश गुड्स ठीक है हो गया ये, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 50,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखे हैं 1,90,000 की। तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती क्या है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग। इस केस के अंदर हमें निकालना है कि कितना आपने प्रोडक्शन करा होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ओपनिंग हमारे पास गुड्स थे कितने के 30,000 के, ठीक है जी 30,000 के गुड्स है, प्लस इस केस के अंदर देखो प्रोडक्शन हो रहा है ना, हम परचेज नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्शन आ जाएगा, परचेज की जगह प्रोडक्शन लिखेंगे। लेस हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 50,000 की, और हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने हमारे 1,90,000, 1,90,000। अगर हम सीधा सीधा देखें, हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री 30 का, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 50 का, तो हमने जितना प्रोडक्शन करा है उसमें से मतलब हम 20,000 कम का बेच पाए, तभी तो इन्वेंट्री बढ़ गई ना। 30,000 की हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री थी जो कि बढ़ के 50,000 की होगी, मतलब हमने जितना भी प्रोडक्शन करा होगा उसमें से 20,000 लेस हम बेच पाए होंगे, तभी तो हमारी इन्वेंट्री बढ़ी है। तो इस केस के अंदर आपको दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,90,000 के, तो ऑब्वियसली हमने जो प्रोडक्शन करी है वो 2,10,000 की करी है। अगर हम इस फॉर्मूले से निकाले तो भी वो यही निकल कर आएगा कि आपका प्रोडक्शन कितना है 2,10,000, 2,10,000। इजी। ये टॉपिक, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर अपने आप में थोड़ी बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अगर आपको ये कॉन्ट्रडिक्शन पता होगी कि कहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के मटेरियल ने थोड़ा सा गलत ओपिनियन लिया है, गलत क्वेश्चन को सॉल्व करा है,
तो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में बेटर चांस रहेगा कि आप गलत क्वेश्चन को भी सही तरीके से सॉल्व करके आएंगे, मतलब आंसर सही लिख कर आएंगे। आंसर तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है तो मतलब सीधा कॉपी पेस्ट है, उन्होंने आंसर को भी कॉपी पेस्ट करा होगा। ठीक है जी, तो कॉस्ट शीट का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन के लिए आपको मिलेंगे। ओके टाटा, बाय बाय।